हेलो नमस्कार सभी को दोस्तों। आज जो है हम यूपी प्लस का जो है री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं डेली। यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6वां प्रैक्टिस सेट है और ये स्पेशल मैथ का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस चैनल MS एग्ज़ाम फैमिली पर आपको देखने को मिल जाएगा GK GS का भी प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है डेली। और यहाँ पर अभी जो है मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और मैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं मनीष कुमार इसी चैनल पर जो है आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है 6वां, ये क्या कहता है। और क्वेश्चन की तरफ चलते हुए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एकदम ज़बरदस्त लेवल का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे द्वारा तैयार किया हुआ जो है प्रैक्टिस सेट है। मैं स्वयं जो है प्रैक्टिस सेट को तैयार करता हूँ। एकदम ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने की आशंका है यहाँ से। ठीक है, तो चलते हुए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो है पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कहता है ये क्वेश्चन कि जब 200 रुपये को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। x के कितने मान हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और इस सेट में जो है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन ये जो है करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक जो है संख्या है वो 200 है। यहाँ पर जो 200 है को एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ये x से विभाजित किया जाता है तब उसका जो शेष है 8 बचता है। ठीक है, 200 है, अगर उसको 8 से विभाजित किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर है वो 8 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर 8 बचता है और 8 बचने के बाद वो पूछ रहा है x के कितने मान जो है हो सकते हैं। ये करना है आपको। कैसे करना है तो जो है मैं आपको बता दूं, ये करना है आपको। पहले 200 में से अगर ये शेष को हटा दो तो हमें जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या है, अगर इसे घटा देंगे तो 192 जो है ये एक संख्या है। ठीक है, शेष को हटा दिया, उसके बाद जो संख्या प्राप्त हुई हमें। अब इसको जो है डिवाइड करने के लिए x के कितने मान हो सकते हैं, पहले इसके फैक्टर करो। ठीक है, तो फैक्टर करना पड़ेगा हमें इसका। कैसे करेंगे, जो है करेंगे हम, देखो 2 इंटू इसका आधा हो जाएगा और एक और वाजा आ जाएगा 2 इंटू 2 आप जो है कर लीजिए इसे। ठीक है, यानी इसके जो है 5 एक और बार आ जाएगा, 24 का 6 का आधा 2 और 3, यानी कि ये हो जाएगा। अब इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर जो है लिख सकते हैं हम इसे 1 2 3 4 5 6 और 1 पर 3 है। ठीक है, तो इसे जो है साफ़ कर ले पहले हम इसे, या फिर ऐसे लिख दो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसे जो है आप देख लेना। यहाँ पर मैं साफ़ करके लिख दूँ, यानी कि 2 की पावर 6 है इंटू 3 की पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है इसमें पावर में 1 हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और गुणा 1 की पावर में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसके जो टोटल फैक्टर कितने हैं, 14 फैक्टर हैं इसके। ठीक है, यानी इसके टोटल 14 फैक्टर हैं। अब x का मान क्या हो सकता है, 14 होगा क्या, 14 तो ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा आपको, तो 14 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो शेष है वही 8 बच रही है, तो 8 से जो छोटी संख्या होंगी वो इसके जो है x का मान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं हम क्या है x का मान। एक यहाँ पर लेकर चलते हैं फैक्टर इसके, 1 होगा, 2 होगा, 3 4, समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएगा 6 और 8। ठीक है, तो ये जो है 8, उसके बाद हो जाएगा 10 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, इसी तरीके से जो हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो 8 है, 8 से छोटे जो है इसके फैक्टर x का मान ये जो है नहीं हो सकते हैं। बाकी बचे 14 में से वो आपके x के मान हो सकते हैं। x या 14 में से अगर हम 6 को घटा देंगे तो हमारे कितना बचता है, 8 बचता है।
8 ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका x का मान इनमें से कोई भी रखोगे आप तो शेषफल से छोटा हो जाएगा, शेषफल से छोटा कभी इसका जो x का मान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से करना होगा, मैं थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा, ये देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ अलग ला रहा होगा। ठीक है, यदि 11 अंकों की वाली संख्या, यहाँ पर संख्या ही लिख लेते हम, संख्या है 6, 5, 7, 8, x मल्टीप्लाई नहीं है, x है। ठीक है, 4, 3, 2 और यहाँ पर जो है 6, 7 बाई। ठीक है, तो ये जो है x और y से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रूट पूरे पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रूट पूरे पर है, ऐसा नहीं है आधे पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की जो है इसमें रख के आपको बताना है कि इसका आंसर जो है कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अगर ये 72 से विभाजित है, ये जो आपको दिख रहा है ये अगर 72 से विभाजित है तो 72 में क्या आता है, ये अगर 72 से विभाजित है, 72 में क्या आता है, 9 8 72 होता है। यानी अगर ये 72 से विभाजित है तो भाई ये 9 से भी विभाजित होगी, ये 8 से भी विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, तो 9 से विभाजिता का नाम क्या कहता है, 9 से जो है विभाजित करते हैं तो उसका नियम क्या कहता है, यानी अगर हम कैसे चेक करते हैं कि ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम जो है इनका योग करके अगर 9 से काटते हैं, अगर योग जो है 9 से कट जाता है तो हमारी संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, और 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटते हैं तो हमारी पूरी संख्या है वो 8 से कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, पहले 9 से करेंगे तो जोड़ लेंगे, यहाँ पर जैसे हम घटाते काटते चलेंगे, 7 और 2 9 और 6 और 3 9, यहाँ पर जो बाई है, और 4 और 5 4 9। ठीक है, यहाँ पर क्या बचता है, 8 7 15 6 21, यानी 21 है। 21 को 9 से विभाजित करोगे कितना होगा, 3 आएगा। यानी कि अब जो है हमें 3 बचता है। अब 9 से काटने के लिए, अगर 9 से ये विभाजित है तो 9 करने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये जो संख्या बची हुई है x है और दूसरी y है, बराबर 9 के हो जाएगी। ठीक है, यानी x प्लस y का मान जो है हमारा कितना निकल के आएगा, x प्लस y का मान हमारा 6 होगा। अगर x प्लस y का मान 6 होगा, अभी तो कुछ का नहीं कर सकते, अभी इसका मान हमें निकाला है, यहाँ पर हमें एक मान और निकालना है y का मान कैसे निकालेंगे, अगर ये यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है 6 7 और ये y है। ठीक है, अगर y की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जो हमारी 8 से विभाज्य हो जाए, 8 से विभाज्य हो जाएगी तो ये जो संख्या हमारी लास्ट 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ये हमारी जो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम 1 रखेंगे, 1 से कट जाएगा 8 8 64 और 3 31 नहीं कटेगा। अगर y की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो ये जो है 8 से कट जाएगा 672 हो जाएगा, जो 8 से हमारा पूर्णतः कट जाएगा। यानी ये 8 से y की जगह पर 2 रखेंगे तो 8 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ निकालनी थी, इसके लिए इतना झमेला पड़ा हुआ था। ठीक है, x और y की दोनों की वैल्यू निकल के आएगी, x की जगह पर रखेंगे 4 और y की जगह पर रखेंगे 2, 12 और 2 4 16, 16 का रूट से निकालेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसे करना था, लेकिन जो है आपको बताने में टाइम लगा। अगर आप एक बार सोचोगे ना इसे कि हमने किस तरीके से क्या बताया इसमें, तो आपको जो है टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये सेकंडों में करोगे आप इस सवाल को, सेकंडों में, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो वो चीज़ होती है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 3rd नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो x का मान जो है क्या होगा। ये हमारा टाइपर है, क्या पता नहीं कैसे क्या करता है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, हम पहले यहाँ पर ले लेते हैं क्या है कि जो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य मान लेते हैं हम उसका 100 रुपये है। यहाँ पर क्रय मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया और यहाँ पर 25% अधिक अंकित करता है मूल्य पर, यानी एमआरपी क्या हो जाएगी 125 रुपये हो जाएगी। ये सीपी है, ये एमआरपी है। सीपी एमआरपी यहाँ पर लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये सीपी है, ये एमआरपी है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देता है, इस पर X% की छूट देता है, लेकिन हमें नहीं पता X% का मान क्या है बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है, यानी इस पर X% की छूट दे देता है तो वह 8% की हानि उठाता है। 8% की हानि किस पर हानि क्या होगी, हानि क्या होगी, इससे जो है 8% कम हो जाएगी, यानी कि 92% जो है 92% पर बेच देता है। यानी 125 रुपये की कोई सौदा है, 125 रुपये की सौदा है कोई। अरे भाई कहाँ गया ब्रश, कहाँ गया, ऐसे नहीं होगा भाई, रुक जाओ। ₹92 में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 125 रुपये की कोई सौदा है और जो है 92 रुपये में बेच रहा है, उस पर X% का जो है उसे लॉस हो रहा है। यानी कि 125 का 125 में कितना हो जाएगा कम, ये जो है आप 33 जो है 125 का कितने % है, बस ये निकालना है हमें यहाँ पर, जो कि हमें पूछ रहा है। X का मान यही तो है 33। अब 33 का जो है ये काट लो, कितनी बार कटेगा भाई, ये 5 बार, ये 4 बार, इससे ये काट दो 5 6 के 30, 5 6.6 गुणा ये 4, यहाँ पर आप जोड़ दो 24 और जो है 24 2 26, यानी कि 26.4 कहीं है इसमें ऑप्शन, 26.4%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना था हमें। 25% अधिक अंकित करता है, 25% X% की छूट देता है, इस पर 9% 8% का जो लॉस होता है, तो 92 में कोई सौदा जो है बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना कम है, 33 कम है, कितने पर 125 पर कितना % है, 26.4% है, ठीक है। तो ये हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो यार जरा। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% जो है पुरुष और बाकी महिला हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है मेल है, एक फीमेल है, और यहाँ पर मेल है जो कितनी है 55% मेल है, 55% मेल हैं, बाकी कितने हैं फीमेल हैं, बाकी तो 45 हो जाएंगे। कोई भी चीज़ अपने आप 100% होती है। बाकी महिला हैं, ये 40% पुरुष जो है अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं हैं शिक्षित हैं, ठीक है। तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % है, ठीक है। तो शिक्षित पुरुषों की परसेंटेज कितनी है, 40% अनपढ़ है, तो शिक्षित कितने हो जाएंगे 60%। यहाँ पर जो है 55 का 60% निकालोगे आप, कितना हो जाएगा 55 का 60%, ये ऐसे निकाल लो। ये आपका कट जाएगा 20 बार, ये 11 बार, 3 यानी कि 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 जो है पुरुष जो है अशिक्षित है, ठीक है। यहाँ पर जो है सॉरी शिक्षित है, शिक्षित कितने हैं 33 है, और महिलाओं की पूछ रहा क्या है, महिला अनपढ़ है, अनपढ़ कितनी है, यहाँ पर जो है शिक्षित इतनी है, तो अशिक्षित कितनी हो जाएंगी 45 का 60%, 60% कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 9 बार और 5 से 20 बार, 20 से ये 3 बार, यानी कि 27 जो है ये महिलाएं अनपढ़ हो जाएंगी। अब पूछ रहा है कि शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % है महिलाओं की तुलना में, महिलाओं की तुलना में ये कितने % है, अधिक है। तो यहाँ पर जो है 27 कितना अधिक है, 6 अधिक है, इंटू 100। बस ये करना था हमें, ये करना था हमें भाई। यहाँ पर इसे 3 से 2 बार काट दो, इसे 3 से 9 बार काट दो, यानी 200 बट्टे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है।
यानी 22, 22 सही 2/9 आएगा, 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 मिल गया ऑप्शन भाई, 22 सही 2/9। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपको करना था। आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देख लेना, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो भाई चौथा ही क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है। और कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है, 24% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को बेचकर 27 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की, जब मैं साइड से हो जाता हूँ, ये वीडियो को पॉज करके एक और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 24% अधिक अंकित करता है, 24% अधिक अंकित करता है, तो जो है 24% की फ्रैक्शन क्या होती है, 24% की फ्रैक्शन ये हो जाएगी आपकी, हाँ 6/20, 25, 6/25। यानी कि अगर आप जो है इसे कोई 25 रुपये की वस्तु है, 6% अधिक अंकित करता है, जो 24% अधिक अंकित करता है, कितना करता है ये जो है 31 रुपये अधिक अंकित, 31 रुपये करता है। 25 रुपये की कोई वस्तु है, 31 रुपये उस पर अंकित कर देता है, कितना है 24% अधिक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्या कहता है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है यदि वह वस्तु को बेचकर 27 का लाभ अर्जित करता है। इस पर कितनी छूट देता है, 15% की छूट देता है। 15% की छूट कितनी हो जाएगी भाई, 15% यानी कि 3/20, 20 रुपये की कोई वस्तु पर 3 रुपये की छूट देता है, तो कितने में बेचेगा ये 17 में बेचेगा भाई 20 रुपये की वस्तु को। ये छूट देने के बाद इतने बेचा, 20 रुपये की वस्तु है, 17 में दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है 17 में दे रहा है, कोई वस्तु कितनी है 20 रुपये की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 500 की कोई वस्तु है, और 17 एकम 17, 17 ते 51 और 1 52, यानी कि 527 रुपये में जो है सेलिंग प्राइस ये है, और ये जो है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 500 रुपये की वस्तु 527 में बेच रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 27 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यहाँ पर भी 27 रुपये का लाभ अर्जित करता है, 27 के बराबर 27 है हमारा, और पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा जो है एग्जैक्ट मिल गया है, तो ये 527 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और होता, 27 नहीं होता 54 होता, तो 27 के बराबर 54 रखते, 1 की वैल्यू 2 होती, 527 का 2 कर देते। ठीक है, तो ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा था। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये छठवां क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। ये जो क्वेश्चन है सरल क्वेश्चन है, मुझे पता है आपने आंसर भी सोच लिया होगा ये किसमें क्या लगाना है इसका आंसर, लेकिन जो है इसका जो है तरीका भी सीख लो। अगर कोई जो है आपको आता है तो अच्छी बात है, और किसी को नहीं आता है उसे भी सीख लेने दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्ष है, इसका जो फॉर्मूला हम बता दें आपको, क्या लगाना है आपको, एक कि गुना -1/t, यानी कि टाइम गुणा 100, इसमें आपको रख देना है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसमें रखना है, कैसे रखना है, गुना, कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 5 गुने में तो एक कम हो जाए 4 हो जाएगा, 4/, टाइम कितना है, टाइम 16 वर्ष है भाई, 16 वर्ष है, इंटू 100, 4 बार कट गए, यानी कितना हो जाएगा ये 25% आपका आंसर हो जाएगा। यानी गुना -1/t, टाइम इंटू 100, इसमें रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इसे कराने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अच्छा भाई इसे कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और ये जो है क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, CI से है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लिखी हुई है, चलो कोई नहीं, आप समझ जाओ। CI है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से, ये जो है 2/3 वर्ष है, ठीक है भाई, यानी 2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इतने वर्ष में इतने % की दर से 2/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी, ये चीज़ पूछ रहा है। तो हम इसे जो है भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, कितने भी तरीके से निकाल दो, 4 तरीके 5 तरीके 4-5 तरीके से मैं आपको जो है इसे बता सकता हूँ। एक तो एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 20,000 रुपये की राशि है, 15%, पहले 15% है, पहले वर्ष 15% है, दूसरे वर्ष भी 15% होगा, ठीक है। और जो है तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा भाई, दूसरे वर्ष की जो है CI भी लगने वाली है, कितनी हो जाएगी दूसरे वर्ष की CI, 15% 2.25, यानी कि ये 2 वर्ष की CI हो जाएगी। 2 वर्ष की CI कितनी हो जाएगी, ये 32.25। एक ही तरीका नहीं, मैं काफ़ी तरीके से बताने वाला हूँ। 2 वर्ष की CI 15% की दर से कितनी हो जाएगी, 32.25 प्लस तीसरी वर्ष की और देख लो, तीसरी वर्ष में कितना है, 2/3 वर्ष है, तीसरी वर्ष पूरी नहीं है, यानी इस पर जो है 2/3% पर टाइम पर 15% की जो है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो है 5 बार, यानी कि 5 दूने 10% हो जाएगी दूसरे वर्ष की, ठीक है। यहाँ पर अगर टाइम जो है दिया हुआ है आपको 2/3 है, तो इसमें जो है आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निकल के आएगी 10%, ठीक है। ये 10% जो है तीसरी वर्ष में लगने वाली है, जो तीसरी वर्ष पूरी नहीं हुई है उसकी वजह से जो है 10% बनी है आपकी। इस 10% को इस पर लगा दीजिए, ठीक है। इस पर 10% लग गया, अब इस पर जो है 10% और लगने वाला है, इस पर 10% कितना हो जाएगा भाई, 3.225। अब मुझे पता है कुछ की समझ में ये नहीं आया होगा और कुछ की जो है समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, दूसरा तरीका मैं बता दूंगा उसे भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 32, 10, 42, 42 और 3 45 पॉइंट जो है जोड़ लो इसे, 5 और 2 7 और 4, ठीक है। ये जो है इतने % है, इतने % की ब्याज जो है निकल के आई है। और 100% के बराबर 2000 है, 1% के बराबर कितना है, 200 है, ठीक है। तो इसमें जो है 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं भाई, 5 दूनी 10 0 और ये 2 0 से 3 0 बने ही रहेंगे, जिससे आपका ये हटा ख़त्म हो जाएगा पॉइंट वाला, यानी कि 7 दूनी 14 1 15 7 4 दूनी 8 1 9 और 4 5 दूनी 10 4 दूनी 8 1 9, यानी कि ये आपका जो है 90 95 आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है जिसके, दूसरा तरीका बता देता हूँ भाई, इसे साफ कर दो। ये पहले वर्ष कितनी है, 15%। 15% का मतलब क्या होता है भाई, 15% का मतलब है 3/20, ठीक है। तो पहले वर्ष 15%, 20 रुपये की धनराशि, 3% की CI लग गई इस पर, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगी, यानी 20 की 23 हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरी वर्ष भी सेम है, 20 रुपये की 23 रुपये हो जाएगी। और तीसरी वर्ष में क्या था, 10% थी, 10% का जो है करोगे आप 10 की जो है कोई वस्तु 11 की हो जाती है, यानी ब्याज इतनी हो जाती है। इसका सबका मल्टीप्लाई कर दो, 4000 हो जाएगा ये। और ये करोगे आप कितना हो जाएगा, 23 का वर्ग 529, 529 में 11 जो है आप 11 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, यानी कि 529 इंटू 11, ये हो जाएगा 5290। 5290 में जो है 529 जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें
529 जोड़ दीजिए, 1 7 1 का जो है 8 और 5, ये 5819 हो जाएगा। यानी 5819, 4000 रुपये का कोई जो है 4000 रुपये 5819 रुपये हो जाते हैं। 4000 के बराबर कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर 4000 के बराबर दे रखा है 20,000। यानी कितने का मल्टीप्लाई हुआ है उसमें, 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें देखो यहाँ पर ये 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है, CI कितनी हो जाएगी इसमें, 1819 हो जाएगी। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 पंजे 95 और ये 18 पंजे 90, 90 95 जो है, तब भी आपका आंसर यही आने वाला था। और ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई और तरीका बता दूँ मैं आपको। अरे छोड़ो यार, इसे यहीं पर बताता रहूँगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो भी देखने हैं। तरीका तो मैं इसके जो है आपको 3 से 4 तरीका और बता दूँ, लेकिन जो है अभी टाइम यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, सुमन किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि वह राशि को 2/3, 1/3 सॉरी 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करती तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था उसे 3500 रुपये अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करनी है तो पहले भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो है आपको दे रखी है, ये इसे एग्जैक्ट रेशियो में चेंज कर लो। 1/2, 1/3, 1/4 है, इन सब का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 6:4:3। यानी ये जो है अनुपात इस अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले जो क्या था 2:3:4 था, ठीक है। बाद में कितना हो गया है, 6:4:3 ये हो गया है। पहले जो है यहाँ पर विभाजित करती है तो जिस बेटी को सबसे पहले, इस चीज़ को छोड़ो, पहले ये जो है बराबर कर लो, 4 3 7 2 9 है ये, और ये यहाँ पर कितना है 6 4 10 3 13 है। पहले जो है इनको बराबर कर लो। यहाँ पर अगर आप इसे बराबर करोगे तो यहाँ पर जो है 13 का मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा और जो है 9 का मल्टीप्लाई इधर करना होगा, यानी कि इधर करना है। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, ये इसमें 13 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये भाई ये 26 ये हो जाएगा। केवल हमें एक ही जो है, एक ही बारे में बात की है तो ए पर भी हम भी यहीं पर बात करते हैं। 9 6 54 है। पहले इसका जो है मान कितना था, पहले इसके पास कितना था 26 था, बढ़कर कितना हो गया है 54 हो गया है। कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। और हिस्सा अधिक प्राप्त हुआ है, यानी कि ये कितना है 3500 है, 3500 अधिक प्राप्त हुआ है। यानी कि 3500 रुपये जो है 28 की वैल्यू दे रखी है। पूछ क्या रहा है, टोटल धनराशि की पूछ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 13 नम्मा 117, ठीक है। तो ये जो है हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ये जो है 7 से 4 बार जाएगा और ये जो है 7 से 500 बार जाएगा। 4 से इसे काट लीजिए, 125 बार, 125 गुणा 117, 7 × 35, लास्ट में 5 आने वाला है। किस में 5 आने वाला है, ये है, इसमें 5 है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो है आपकी समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन जो है आपके समझने के ऊपर है, आप कितनी जल्दी जो है इसको कैच करते हो। यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर और यहाँ पर राशि बराबर करनी थी, ये बराबर कर दी, ये बराबर कर दी भाई। और यहाँ पर एक की वैल्यू पहले 26 थी, यहाँ पर जो है 54 हो गई है। 9 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बढ़ गई, 28 बढ़ गई। 35 जो 3500 वैल्यू दे रखी है वो 28 की दे रखी है। टोटल हमें निकालनी थी, निकाल लिया 14,625 रुपये, ठीक है। यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन होता तो निकाल के देखना पड़ता हमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अप्रोच जो है आपको लगाने चाहिए, ज़रूर लगाने चाहिए भाई। कि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है तो सीधा सीधा लगा दो भाई। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हुए क्वेश्चन नंबर 9, एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और कांस्य, ये कांस्य अलग है, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो तांबा, भाई तांबा को टी लिख दो और कांसे को के लिख दो, जिससे आपको सादा सादा समझ में आ जाएगा। पहले 3 और 4 के अनुपात में था और बाद में 4 और 3 अनुपात बनाने के लिए, 4:3 बनाने के लिए क्या पूछ रहा, क्या कह रहा है इसमें, तांबे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। भाई तांबा मिलाया जा रहा है, भाई तांबा जो है मिलाया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ तो बराबर थी, तांबे को मिलाया जा रहा है, तांबे की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन कांसा जो है बराबर रहेगा। यहाँ पर जो है इसको बराबर कर लो, 3 का मल्टीप्लाई इधर और 4 का मल्टीप्लाई इधर, और इधर करोगे तो इधर भी हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 4 का इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा। पहले कांसा जो सॉरी तांबा था 9 था, अब जो है 16 हो गया है, 9 से 16 हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले इसकी जो है मात्रा निकाल लेते हैं हम। 9 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, ठीक है। 7 बढ़ गया, कितना मिलाया गया वो पूछेगा। यहाँ पर जो है हम निकाल लेते हैं 9 और 4 12, 12 9 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, ठीक है। तो 21 के बराबर हमें दे रखा है 350, 21 के बराबर दे रखा है। निकालना कितना है हमें, कितना बढ़ गया है, ये 7 बढ़ गया है, 7 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 7 से ये 3 बार कटेगा और 3 से कितनी बार कटेगा, 1 और कितना बचेगा, 20 6 18 18 116 से कौन सा भाई, ये और कोई था नहीं 116 से, ये लगा दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आगे कैलकुलेशन ना करते तब भी आपका जो आंसर निकल के आएगा, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाँ इस तरीके से हम कर सकते थे। यहाँ पर जो है कांसा जो है, कांसे में कोई छिड़कानी नहीं की गई, तो हमने भी छिड़कानी नहीं की है, हमने भी H2H जैसा कि जिससे बराबर कर दिया। यहाँ पर बढ़ाया जो है तांबा था तो तांबे को बढ़ा दिया हमने 7, यहाँ पर 7 की वैल्यू पूछ रहा था, निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। अब 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। ये सप्ताह वाला क्वेश्चन भी है, खास नहीं है कुछ, लेकिन हाँ पूछा जाता है, यानी कि ये जो है आप औसत तापमान था 30 था, उसका 30 डिग्री था, और यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 31 है, भाई पहले 4 दिनों का औसत 31 है, तो शेष दिनों का औसत क्या हो जाएगा। पहले 4 दिनों में उसने एक एक करके 4 ज़्यादा ले लिया भाई, तो लास्ट के 3 दिनों में ये जो है 4 बढ़ जाएगा, यानी 31 से कितना बढ़ गया ये एक एक करके बढ़ गया है, जो हमें 3 दिन में बांटना है, ठीक है। तो ये जो है 3 दिन में टेम्परेचर कम रहेगा, कम कितना रहेगा, ये जो है 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 1.33 30 से कम होगा, 1.33 कितना हो जाएगा भाई, हाँ ये यानी कि ये जो है इतना कम हो जाएगा 30 से, जो यहाँ पर ज़्यादा कर दिया है भाई इन्होंने, पहले 4 दिन में ज़्यादा है तो लास्ट के 3 दिन में कम हो जाएगा, कम कितना हो जाएगा 1.33, ठीक है। ये जो आपका आंसर इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं औसत का क्वेश्चन कराता हूँ तो इसी मेथड से कराता हूँ, जो आपका विदिन सेकंड में आंसर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हुए, और 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक टैंक को एक पाइप के द्वारा 18 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और जो देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके तल में एक रिसाव होने के कारण इसे भरने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। ये इसे जो है कितने टाइम में भरता है भाई, ये जो है मान लेते हम ए है, ये जो है इसको 18 घंटे में भरता है, लेकिन तल में रिसाव के कारण ये 6 घंटे अधिक समय लगते हैं। यानी कि ये जो है बी भी इसमें शामिल हो गया, बी लेकिन क्या है
कुछ ना कुछ रिसाव के कारण कम कर रहा है, जो है 6 घंटे अधिक लगते हैं। 18 से 6 घंटे अधिक लग गए भाई, 24 घंटे लग गए। यहाँ पर इसका जो है एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 24 और 18 का 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, 24 तिया 72, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि इसकी जो है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेकिन ए में से कुछ घट गया जिससे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि बी का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बी 1 के जरिए यहाँ पर ये जो है आगे क्या कहता है, क्या घटाने कह रहा है भाई, टैंक के 2/3 भरा होने पर, ठीक है। यानी टैंक जो है 72 का 2/3, 72 का 2/3 कितना हो जाएगा, 72 का 2/3 भरा होने पर क्या बोल रहा है, रिसाव वाला जो है इसे कितने घंटे में खाली कर देगा, यानी कि 24, 24 दूना 48, यानी 48 जो है 48 यूनिट इसमें भरा हुआ है। रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली कर देगा भाई, से 48 घंटे में खाली कर देगा। 1 घंटे में इतना करता है तो ये 48 घंटे में इसे पूरा खाली कर देगा। इस तरीके से जो हमें इसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन 2 ट्रेन है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। उसके बाद क्या कहता है कि वे 10 सेकंड में एक दूसरे, भाई मैं भी कंफ्यूज होगा भाई, कुछ ज़्यादा ही गलती हो रही है यहाँ पर तो, यानी एक दूसरे को पार करने में यदि पार करती हैं, ठीक है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। आमने सामने से आ रही हैं, एक ट्रेन की चाल 90 दे रखी है, दूसरी ट्रेन की जो है चाल पूछ रहा है, और यहाँ पर 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। दोनों की लंबाई सेम है, एक की भी 200 है और दूसरी की भी 200 है। टोटल टाइम हमें दे ही रखा है 10 मिनट है, सॉरी 10 सेकंड है। टोटल दूरी को ये 10 सेकंड में पार करती हैं, यानी अगर ये दोनों ट्रेन आएंगी तो एक दूसरे को पार कर देंगी, तब ये जो है टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोनों की, 400 मीटर हो जाएगी। जो 400 मीटर है, ये 400 मीटर 10 सेकंड में पार कर देता है, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड इसकी जो है चाल आती है, ठीक है। अब 40 मीटर पर सेकंड की चाल आती है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है भाई कि एक जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करनी है। दूसरी चाल की ट्रेन कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये 40, देखो यहाँ पर टोटल जो है चाल कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है। पहले इसे जो है हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे भाई, क्योंकि तब तक व्यवस्था हमारी बनने वाली नहीं है। तो इसे जो है 18/5 से गुणा कर दो भाई, जिससे ये जो चाल है चेंज हो जाए भाई 8, 18/144। अगर आपको ये पहाड़े याद नहीं है भाई, टेबल याद नहीं है, तो आप जो है कुछ करने वाले नहीं हो, ठीक है। जो है पहाड़े ज़रूर याद होने चाहिए। और यहाँ पर एक की चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो बी है, तो जो है इस तरीके से हम इसे कर सकते थे। लेकिन क्या है, हम ऐसे भी कर सकते थे इसे, देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे। 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे भी चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर 5 कितने चेंज कर दो, कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में 5/18, 18 पंजे 90, यानी कि एक की चाल हो जाएगी 25 हो जाएगी, तो दूसरे की चाल भाई ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगी। अरे भाई यहाँ पर तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर 15 को आप चेंज कर सकते हैं 18/, फिर दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, ये 5 से 3 बार 18 दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज़्यादा लंबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 सुरूर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, एक चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है,
एक समचतुर्भुज है भाई, ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज इस तरीके से जो है, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, यानी ये जो है समचतुर्भुज है। और यहाँ पर समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है, कितनी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है, ये 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है। यहाँ पर एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, कितनी है, 24 है। तो ये जो है दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें भाई नहीं पता है। और समचतुर्भुज का जो है एरिया निकालते तो कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये जो है होता है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें एक D की मालूम भाई, दूसरा D कहाँ से लाएंगे, ढूंढ लेंगे इसी में हम। ये जो है 24 दे रखा है, यानी 12 ये है और 12 ही ये है, ठीक है। तो ये 12 है, ये 12 है, ये 13 है। तो क्या इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते भाई हम, इसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 नहीं होगी, 5 12 13 नहीं होता है, होता है भाई, 5 12 13 हो जाएगा। 5 ये है तो 5 ये हो जाएगी, ठीक है। तो 5 और ये 5 10 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी, एक D की वैल्यू 10 है और दूसरे D की वैल्यू 24 है और इंटू 1/2, ठीक है। तो इसे जो काट लीजिए 12 और 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टाइम ज़्यादा हो गई भाई थोड़ी सी, तो चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शायद आपको ना दिखाओ, पीला मैंने यूज़ कर लिया उसमें, चलो, लेकिन मैंने बताया तो था आपको, बोला सब चीज़। ये दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:11 है, और यदि उनका महत्तम समापवर्तन HCF जो है 28 है, उन दोनों के बीच अंतर क्या है भाई। HCF, इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा भाई, इनमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, इनमें वही एक ही चीज़ कॉमन है, एक है, एक के बराबर कितना दे रखा है, 28 है। इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है, 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, और 28 का पाड़ा हम तो याद नहीं है, लेकिन 8 चौके 12 एंड में 2 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहाड़े ना हो तब भी भाई इकाई के अंक से काम चल जाता है, इकाई का अंक कभी भी तुक्का लग जाता है, जिससे हमारा आंसर हो जाता है। ऐसा मत करना कहीं लास्ट में 2 बार 2 हो और लगा दो, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कहता है, ये जो है, इसके लिए पहले एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, क्या है, अगर A + B + C बराबर कहीं 0 है, A + B + C बराबर कहीं 0 है, तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर A + B + C बराबर 0 है तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, A है, ये B है, ये जो है C है, इन्हें जोड़ो भाई, ये माइनस का 56 है, ये जो है प्लस का 56 हो जाता है, 0 हो गया। AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC हो जाएगा। ऊपर भी 3ABC है, नीचे भी 3ABC है भाई, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इसे कर सकते थे, देखने में ये आंसर इसका आ जाता अब, लेकिन जो है आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है, खेला भाई इसी का है, बस खेला इसी का है। अगर ये आपको पता है तो 1 सेकंड, विदिन सेकंड आपका आंसर निकलेगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अरे भाई ख़त्म हो गया आज के सवाल, ख़त्म कैसे हो गए, अरे यार देखो मैं आपको बताऊं ख़त्म कैसे हो गए। क्वेश्चन तो 20 आते हैं यूपी में, लेकिन क्या है, 4 क्वेश्चन होते हैं DI से, 4 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है DI से, जो कि आपको एकदम इजी लेवल की आती है भाई।
इजी आती है। पिछली बार जो भी आई थी एक यूपीएस में वो भी इजी आई थी। इजी ये जो है आप अगर अर्थमेटिक आपका कंप्लीट है तो ये जो है आपका कंप्लीट है, ये समझ लो, ठीक है। तो अर्थमेटिक पे फोकस दो जिससे आपका जो है अच्छे मार्क्स आए। और भाई वीडियो आपको कैसी लगी, और यहाँ पर आपने 15 क्वेश्चन में से आपने कितने किए? अगर आपने 12 क्वेश्चन सही किए हैं, 13 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपका जो है स्कोर अच्छा है और आप अच्छा करने वाले हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलता है, और जो है देखते रहिएगा। जीके जीएस का भी प्रैक्टिस आपको डेली देखने को मिलता रहता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, और जय हिंद।